नमस्कार। हिंदी ऑडियो बुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एल्केमिस्ट के भाग 2 के आगे की कहानी। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा ताकि पाठक बहुत सारे नामों को एक साथ याद रख करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित्त होकर पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शव संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे बहुत अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह की जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वह व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आते हैं। न जाने कितनी बार मन ही मन में वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है तो कल्पना में ही वह देखता कि लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियां भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज्यादातर तो उसने किताबों में ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था जैसे कि वे उसके अपने अनुभव से उपजी हों। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं था। वह उन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बात शुरू करने के लिए बेचैन सा था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया वह बहुत थका हुआ है, उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या वह उसकी मदिरा से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा और इससे छुटकारा मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमादा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जाकर बैठ जाए, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था, और दूसरा यह कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना ना आता होगा तो वह खुद ही शर्म के मारे उठकर दूसरी बेंच पर चला जाएगा। कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा पलटा जैसे वह कोई अजीबो-गरीब वस्तु हो। यह है तो महत्वपूर्ण पर बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सकते में आ गया। तो इस बूढ़े को पढ़ना आता है, और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है। अगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय है कि वह इस किताब के बदल यह किताब बदल कर कोई नई किताब ले सकता है। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह है कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा हो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे, मगर मैंने खुद तय किया था कि मैं गडरिया बनूंगा, और मैं बना भी। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा। चूंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है, इससे पता है क्या सोच रहा था? लड़के ने अपने आप से कहा। इसी बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा, और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह ऐसा मालूम पड़ता था कि वह अरब देश से आया हुआ है, और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य नहीं था। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर था। वहाँ पहुँचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, या तो खरीद फरोख्त करते हुए या दिन में कई कई बार कुछ अजीब अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं आया। मैं एक गडरिया हूँ,
जगह जगह घूमा हूँ, मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस शहर से जो प्राचीन महल के पास है, जहाँ मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नज़रें चौक की तरफ घुमा ली, जहाँ लोग आ जा रहे थे और सब के सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अता पता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलेम है कैसा? वैसा ही जैसा पहले था। इसे तो कुछ नहीं पता चलता। इतना तो तय था कि सलेम एंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसे ज़रूर सुना होता। और सलेम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूँ। बहुत लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं हैं। उससे भी अच्छा है एकांत अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियाँ वे भी कहती हैं, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात कर रहे हों और वे कुछ ऐसा कह दें जो बहुत ही अजीब होता है, तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत को कैसे जारी रखा जाए। मेरा नाम मेल्विजेडेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। फिर उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफ़ी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। ओह, तब तो यह एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं। लड़के को अब गुस्सा आने लगा था। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी। उल्टे उस बूढ़े ने उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तो मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़की को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीज़ें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं, जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी तो जिप्सी नहीं है? इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज़ इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लाबादे से सब कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों बाद जब लड़के की चौधियाई दृष्टि वापस आई, तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहाँ उस छोटे शहर के चौक की रेती पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा। क्या पढ़ा? अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, तथा उसने अपनी व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा, जो उसे अब तक खुद नहीं मालूम था। और उसने पढ़ा कि वह सब जो उसने कभी भी किसी से नहीं कहा था, केवल सोचा था। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गडेरिए से बात कर रहे हैं। भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं, या यूं कहे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नियति क्या होती है। वही जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते हो। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीज़ें साफ होती हैं और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता। वह सब पाने की उत्कंठा होती है, एक्साइटमेंट होती है, जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर जैसे जैसे समय गुजरता है, एक अजीब से विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है कि नहीं, यह सब असंभव है। तुम यह नहीं पा सकते हो, तुम अपनी नियति नहीं पा सकते हो। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा ऊटपटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाली वह अजीब सी ताकत क्या है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की बेटी से बात करेगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वही आपको सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है,
हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा का स्रोत है विश्वात्मा, और यही लक्ष्य है हमारे इस जीवन का इस धरती पर। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावर बनना चाहते हो या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो। हाँ, और चाहे तो उस खजाने की खोज भी। जानते हो विश्वात्मा को किससे बल मिलता है? लोगों की खुशी, नाखुशी, ईर्ष्या और डाह, सभी से। बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सभी चीज़ें एक जैसी हैं। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। या यूँ कहे कि जब आप कोई चीज़ की इच्छा करते हैं तो सारी कायनात या सारा ब्रह्मांड मिलके उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए मदद करने लगता है। थोड़ी देर वह दोनों चुप रहे, चौक और उसमें आते जाते लोगों को देखते रहे। फिर पहल करते हुए बूढ़ा बोला, तुम भेड़ों की रखवाली क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। चौक की कोने वाली दुकान की खिड़की में एक नानबाई खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा, उस व्यक्ति को देख रहे हो? जब वह छोटा था तो वह भी खूब घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा पहले एक बेकरी खरीद लूँ, कुछ पैसे जोड़ लूँ, उसके बाद बुढ़ापे में पूरा 1 महीना अफ्रीका जाकर रहूँगा। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं आया कि लोग जीवन के किसी भी दौर में अपना सपना साकार कर सकते हैं। तब तो उसे एक गडरिया बन जाना चाहिए, लड़के ने कहा। ऐसा नहीं है, उसके दिमाग में यह बात न आई हो, बूढ़े ने लड़के को बताया। मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाही से ज़्यादा बेहतर है। नानबाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी गडरिये के बजाय किसी बेकरी वाली व्यवसायी से करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो कोई ऐसे नानबाई व्यवसायी होगा ही। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसायी और गडरिये के लिए होती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है बनिस्बत उनकी अपनी नियति के। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक कर पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर ठीक वैसे ही टोका जैसे कि बूढ़े ने उसे ठोका था। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति को पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आ पहुँचे हो, पर यहाँ पहुँचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। और तब, बिल्कुल तब आप ऐसे मौके पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा, हमेशा तो इस तरह नहीं, मगर हाँ किसी न किसी रूप में तो आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आता हूँ, कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना हो तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ कर दिया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने आना पड़ा, एक पत्थर के रूप में। वह खनिक अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा था। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब एक घड़ी ऐसी आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ देने का इरादा कर लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर वह उस वक्त सिर्फ एक पत्थर, केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो वह उसे बेशकीमती रत्न मिल जाता। चूँकि वह खनिक अपनी नियति के लिए सब कुछ त्याग कर आया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से एकदम से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया उसके 2 टुकड़े हो गए, और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न, पारसमणि। बहुत लोग बहुत ही जल्दी अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की क्या वजह है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसीलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले जाती है और वही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया,
अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की भी इच्छा छोड़ सकते हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर डाला था। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें पता तो चल गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवड़ में से 1/10 भेड़ें मेरे पास ले आना। तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गुम हो गया। धन्यवाद।